जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल शिक्षा रथ के सर में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे, हमने पिछले वीडियो में हिंदी के राजन सीरीज के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको किया था। इस वीडियो में हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न के में जो है जो भी राजन सीरीज में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में करेंगे। फिर नेक्स्ट एक वीडियो आएगा, उस वीडियो में हम लोग जो है हिंदी के जो है लघु उत्तरीय प्रश्न को कर रहे होंगे और ये 3 वीडियो में आपका जो है राजन सीरीज हिंदी का समाप्त हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। कहानी शिक्षण विधियां बताइए। तो कहानी की शिक्षण विधियां क्या है? देखिए, कहानी की शिक्षण विधियां चित्र विधि, कहानी कथन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वार्तालाप विधि, ये 4 जो है प्रमुख विधियां हैं। उच्चारण दोष के सामान्य कारण क्या है? उच्चारण दोष के सामान्य कारण क्या है? आइए इनके बारे में जानते हैं। उच्चारण दोष के सामान्य कारण निम्नलिखित है। हिंदी ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों की अपूर्ण जानकारी, यानी जब जानकारी नहीं होती कि उनका उच्चारण किस प्रकार से किया जाए तो वहां पर भी जो है दिक्कतें आती हैं। दूसरा है उच्चारण तत्वों का के ज्ञान का अभाव, यानी उच्चारण तत्व का भी अभाव होता है, पता नहीं रहता है कि कौन सा तत्व कहाँ से उच्चारण, कंठ से क्या होगा, क्या मूर्धा से होगा, इन सारी चीजों को का नहीं पता होता है। परिवार में अशुद्ध उच्चारण, यानी परिवार में जो हमारे बड़े लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग जो या फिर बड़े भाई बहन जो है, माता पिता हैं, वो अगर जो किसी शब्द का अगर जो अशुद्ध उच्चारण कर रहे होते हैं तो वही बच्चा भी अनुसरण करता है और वही उच्चारण करने लगता है। शारीरिक विकार ध्वनि यंत्र संबंधित, यानी हो सकता है कि बच्चा तुलबुलाता हो, ठीक है, या फिर उसका अन्य कोई जो है शारीरिक विकार हो जिस वजह से उसमें ये कमियां देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान क्या है? तो मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान है शुद्ध उच्चारण, उचित गति, हाव भाव, विचार क्रमबद्धता एवं निसंकोच भाव विभक्ति, ये इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है शब्द की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो शब्द की शक्ति क्या है? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ठीक है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति के लक्षण है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्यों के प्रकार कितने होते हैं? हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्यों के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये 3 प्रकार के होते हैं। आइए अगला जो है, हिंदी लिखित अभिव्यक्ति मुख्य साधन कौन सा है? लिखित अभिव्यक्ति का मुख्य साधन क्या है? तो देखिए, सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण लेखन, विस्मरण लेखन, आशंक लेखन इत्यादि, ये सब क्या है? अभिव्यक्ति के मुख्य साधन है। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो देखिए, शब्दों से मिलकर वाक्य निर्मित होता है और वाक्य द्वारा भाव या विचार प्रकट किए जाते हैं। वाक्य के 2 प्रकार होते हैं, एक उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में बात कही जाती है, और विधेय होता है मतलब कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है, यानी उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी आपको पता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है आपका 2020 में भी ये प्रश्न 20 में भी पूछा गया, 22 में, समास किसे कहते हैं? तो शब्दों दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने संक्षिप्त शब्द को समासिक शब्द और मेल को इस क्रिया और मेल की इस क्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। आइए देखिए, उदाहरण के लिए माता पिता यानी माता और पिता, ठीक है, चतुरानन यानी 4 नैनों वाला, लंबोदर यानी लंबा है उधर, जिसका अर्थात गणेश की बात चल रही है। मौलिक लेखन किसे कहते हैं? आइए इसको जानते हैं कि मौलिक लेखन क्या होता है। मौलिक लेखन का तात्पर्य भाषा के उस साधन से है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और मन के भावों विचारों को व्यक्त करते हैं। जब हम अपने विचारों को बोलकर सुनकर व्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक लेखन कहते हैं। यानी लिखित रूप से नहीं, अपने मन के भावों को बोलकर, कह के या सुन के जब हम व्यतीत मतलब उसको अपने अंदर समाहित करते हैं तो उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं अथवा काल की कितनी अवस्थाएं मानी गई हैं?
ये दो प्रश्न हैं, दो तरह से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, काल के प्रकार, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। 6, संयुक्त वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है? तो संयुक्त वर्ण, ठीक है, क और स से मिलकर के बना है। 6 जो है संयुक्त वर्ण किससे मिलकर बना है? तो क और स से। अगला है, दिए गए प्रत्यय का प्रयोग करते हुए दो शब्द बनाइए। आई प्रत्यय। देखिए, चिकना में आई जोड़ दिया, चिकनाई हो गया। अच्छा में आई जोड़ दिया गया, अच्छाई हो गया। तो ये दो कहा था आई जोड़ के बनाने के लिए, जो कि आपके सामने है। 13 नंबर प्रश्न आपके सामने 2020 में प्रश्न पूछा गया था। लिंग, लिंग किसे कहते हैं? तो लिंग, लिंग शब्द का वह रूप होता है जिसके अंतर्गत पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है, इसे पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग भी कहा जाता है। यानी दो प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगला, हिंदी समास कितने प्रकार का होता है? तो हिंदी में समास 4 प्रकार के होते हैं। आधुनिक दृष्टि से, आधुनिक हिंदी की बात करें तो यहाँ पे 4 प्रकार के होते हैं। जो आपकी प्राचीन हिंदी थी उसमें 6 प्रकार के बताए गए थे, जैसे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, सॉरी द्वंद्व समास, और ये आपका क्या है, बहुब्रीहि। आपके जो दो और समास होते हैं, ठीक है, द्विगु समास और कर्मधारय समास, ये दोनों आपके तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, अथवा पत्र के प्रकार बताइए। ठीक है, पत्र देखिए, विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर पत्र दो वर्गों में वर्गीकृत है। एक औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र होता है। तो पत्र के भी दो प्रकार हो गए। आगे प्रश्न देखिए, एक ही प्रश्न को कितने बार में पूछा गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों के नाम लिखिए, या पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं उनके भेदों का उल्लेख कीजिए, या पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। तो ये 3 तरह से प्रश्न दिया गया, उसका उत्तर आप देखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होता है, हो तथा व्यक्ति विशेष का संबोधित करता, व्यक्ति विशेष को संबोधित करता है, वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम, एक तो पहले ही बात यही है कि सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के बदले आता है। ठीक है, वक्ता, श्रोता तथा जिसके बारे में कहा जाता है, इसके लिए प्रयुक्त शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, बोलने वाला, जैसे मैं, हम, ये क्या है, उत्तम पुरुष में आते हैं। ठीक है, यानी जो कह रहा है। दूसरा मध्यम पुरुष, जिससे बोला जाए, यानी जिससे हम अपनी बात कह रहे हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप क्या हो गए, हम पढ़ा रहे हैं तो हम आपके हो गए उत्तम पुरुष। हम बोल रहे हैं, अब हमारी बात को सुन रहे हैं, आप हो गए क्या, मध्यम पुरुष। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो विषय वस्तु, हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो विषय वस्तु है वो आपका क्या हो गया, अन्य पुरुष। ठीक है, तू, तुम, आप। अन्य पुरुष, जिसके विषय में बोला जाए, जैसे वह, वे, उसने, ठीक है, उन्होंने आदि। अभी उपसर्ग जोड़कर चार शब्द लिखिए। अभी उपसर्ग, देखिए, अभी उपसर्ग जोड़ के 4 शब्द लिखना। अभी से जोड़कर देखिए, अभी से अभिवादन हो गया, अभी में इष्ट, अभी जोड़ करके क्या होगा, अभिष्ट हो गया। अभी उपसर्ग जोड़ के मान में अभी जोड़ दिया, अभिमान हो गया। अर्थी में अभी जोड़ दिया, अभ्यर्थी हो गया। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है आपका, विदुषी एवं तपस्विनी शब्द का पुल्लिंग शब्द है। विदुषी का पुल्लिंग विद्वान, तपस्विनी का पुल्लिंग तपस्विनी। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। जैसे प्रिया, बुद्धिमान, बुद्धिमान, श्रीमती, या उत्सव। इसको शुद्ध रूप में लिखना। तो देखिए, प्रिया, प्रिया नहीं होता, प्रिया होता है। बुद्धमान नहीं, बुद्धिमान होता है। श्रीमती नहीं, श्रीमती होता है। उत्सव नहीं, उत्सव होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके लिखे जाते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं?
उदाहरण सहित लिखिए। तो भाववाचक संज्ञा, जिन जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ की गुण दोष अवस्था या दशा का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, क्रोध, हंसी, खुशी, ईमानदारी, मोटापा इत्यादि। तो ये आपके यहाँ पे इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है साथी, चलिए अगले 21 नंबर प्रश्न आपके सामने। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा, ये प्रश्न कह रहा कि सम उपसर्ग से बनने वाले दो दो शब्द लिखिए। सम उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। ठीक है, तो दो शब्द देखिए क्या है। तो स गीत में सम जोड़ दिए संगीत हो गया, मान में सम जोड़ दिए तो सम्मान हो गया। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? तो सुमित्रानंद पंत को। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद है। अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। अंधे की लकड़ी होना एकमात्र सहारा, इसका अर्थ क्या है? एकमात्र। वाक्य प्रयोग, रूपचंद के पास एक ही तो लड़का था और वह भी दुर्घटना में चल बसा। अब तो अंधे की लकड़ी भी नहीं रही, कैसे क्या होगा? ठीक है, तो ये चीज है, यानी एक मात्र सहारा होता है अंधे की लकड़ी। मतलब प्रसंगोचित शब्द किस समास का क्या है उदाहरण है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। मौन वाचन के दो उद्देश्य बताइए। मौन वाचन के उद्देश्य, तो मौन वाचन दूसरों को किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना, ठीक है, पठनीय सामग्री का भाव ग्रहण करना। यानी आप बोल बोल के पढ़ रहे हैं तो आपके साइड में, आपके अगल बगल में जो है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। लेकिन अगर जब आप मौन वाचन करेंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको भी पढ़ने में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होगी। आगे, अवकाश के क्षणों का उपयोग करना। प्रति उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। प्रतिकूल और प्रतिछाया। अगला है, कारक शब्दों में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो कारक में जो प्रत्यय लगा अक, कार में अक लग गया तो कारक हो गया। अगला है, ईसा ने पत्र पढ़ा, वाक्य में कौन सा लकार प्रयुक्त है? तो इसमें लड लकार है, लड लकार भूतकाल। बालक तेज दौड़ता है, इस वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? इसमें विशेष विशेष क्रिया का प्रयोग हुआ। अगला, अधि उपसर्ग लगाकर चार शब्द बनाइए। अधि उपसर्ग लगाकर चार शब्द देखिए क्या है। अधिधन पति, अधिपति। ठीक है, अधिधन निगम, अधिधन नियम, अधिनियम। और देखिए यहाँ पे दो और इस पेज पर है, ये अधिधन इन, अधीन, अधिधन, ठीक है, स्थिता तो हो जाएगा क्या? अधिष्ठता। ठीक, आगे चलिए। क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखते हुए दो उदाहरण दीजिए। यानी क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखते हुए दो उदाहरण भी आपको देना है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, खरगोश तेज दौड़ता है, खरगोश दौड़ता है लेकिन कैसे तेज? राम बहुत तेज लिखता है, लिखता है कैसे? बहुत तेज। यानी जो क्रिया विशेषण वो होता है जो क्रिया की विशेषता बताने लगे। देखिए, प्र उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। तो प्रचार हो गया, प्रसार हो गया। प्रत्यय किसे कहते हैं ये बताना है आपको। प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। और उपसर्ग की भांति एक नवीन अर्थ
प्रकट करते हैं, जैसे लौकिक लौकिक में एक मित्रता में ता। ठीक है, आगे देखिए, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय होता है और एक होता है कृदंत। कृत को कृदंत भी कहते हैं और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अनुकरण वाचन किसे कहते हैं? अनुकरण मतलब यानी किसी चीज को देख करके उसका अनुसरण करना ही क्या होता है? अनुकरण होता है। जैसे देखा देखी करना, अनुकरण वही होता है। शिक्षक द्वारा बोले गए पाठ्यक्रम शब्दों को सुनकर जब बच्चा बोलने में उसका प्रयोग करते हैं तो उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। अगला है आ। आ उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द, तो आ से जन्म में आ जोड़ दिया, आजन्म हो गया। मन में गमन में जोड़ दिया आ, तो आगमन हो गया। काश में आ जोड़ दिया तो आकाश हो गया। ठीक है साथी, एक बार वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों में। ठीक है, चलिए अगला अगला प्रश्न, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के साथ के स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सर्वनाम कहते हैं, आप सब जानते हैं। तो कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्हें, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी को इत्यादि। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? आपके सर्वनाम है। द्रुत पाठ क्या है? तो द्रुत पाठ का अर्थ है कम समय में अधिक से अधिक वाचन या पाठ करना, अर्थात पढ़ना। यानी कहने का मतलब यानी जल्दी जल्दी पढ़ना ही क्या होता है? द्रुत वाचन। यानी कम समय में ज्यादा चीजों को पढ़ लेना ही द्रुत वाचन कहलाता है, कि जल्दी जल्दी हम जो है चीजों को पढ़ पाए। आगे देखिए, अक्षर का अर्थ क्या है? अक्षर जो नासवान न हो उसे अक्षर कहते हैं। यानी जिसको अक्षर न क्षरति इति अक्षर, यानी कहने का मतलब क्या है? जिसके टुकड़े ना हो वही अक्षर होता है। क्षर का अर्थ अर्थ नाश होना, अर्थात अ का अर्थ नहीं, अर्थात किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता है। अक्षर मिलकर शब्द का रूप लेते हैं। यानी ऐसे वर्ण जिनको हम टुकड़े नहीं कर सकते उन्हीं को हम अक्षर कहते हैं। आदर्श वाचन किसे कहते हैं? शिक्षक द्वारा उचित, ठीक है, सुर, लय, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किया जाता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं। आदर्श वाचन क्या होता है? शिक्षक द्वारा जो चीजें कही जाए, जो हम कह रहे हैं वो आदर्श वाचन है। जो आपको हम पढ़ा रहे हैं ये मेरा आदर्श वाचन है। ठीक है, आप जो इसको पढ़ रहे हैं उसको आपका क्या है? वो अनुकरण वाचन है, आप अनुकरण कर रहे हैं। ठीक है, चले आगे की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है कि वर्णन शब्द के दो पर्यायवाची लिखिए। तो वर्णन कथन और आख्यान। अगला है सर्वनाम के दो उदाहरण लिखिए। तो सर्वनाम, कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्हें, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी को आदि। ठीक है, तो ये आपके सर्वनाम है। अंश और अंश का क्रमशः अर्थ है, देखिए एक में बड़ा सा एक में छोटा सा, इसका अर्थ क्या होता है? तो जो बड़ा वाला सा होता है उसका अर्थ होता है भाग, और जो छोटा वाला अर्थ होता है उसका अर्थ होता है कंधा। स्वर किसे कहते हैं? देखिए स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर का अर्थ है ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण के सहयोग की आवश्यकता ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण को क्या कहा जाता है? तो स्वर कहा जाता है। निम्नलिखित शब्दों में विलोम शब्द लिखिए। तो किसका? उत्थान और मुख का। उत्थान का क्या होता है? पतन। मुख का होता है वाचाल। मुख मतलब गूंगा जो बोलता नहीं है, वाचाल मतलब होता है बोलने वाला। उत्थान का मतलब होता है किसी कार्य का आरंभ करना या उसको आगे बढ़ाना, और पतन का अर्थ होता है समाप्त करना। अगला प्रश्न है साथी आपके सामने, सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य बताइए। सूक्ष्म पाठ के, तो सूक्ष्म पाठ द्वारा निम्नलिखित उद्देश्य प्राप्त हो सकती है। वाक्य की किसी रचना
में वाक्य के ज्ञान का पूर्ण उपयोग, शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि, मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों इत्यादि का ज्ञान। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हैं। उपसर्ग का अर्थ बताइए, कर उपसर्ग का अर्थ बताइए, 4 उदाहरण दीजिए। शब्दांश अर्थात कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे, अर्थात अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे तो उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे मर में अ जुड़ गया तो अमर हो गया, नैतिक में अ जोड़ दिए तो अनैतिक हो गया, क्रमण में अति जोड़ दिए तो अतिक्रमण हो गया, आलय में न्याय जोड़ दिए तो न्यायालय हो गया। तो ये सब क्या है? उपसर्ग है। अगला है समासिक पद किसे कहते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मिलकर एक शब्द बनाता है, उसे समास कहते हैं। जैसे चाय नाश्ता, रोटी रोजी, पढ़ाई लिखाई। अगला है संज्ञा का अर्थ एवं भेद। वे शब्द जिनसे व्यक्ति की जाति, अवस्था, स्थान अथवा वस्तु इत्यादि के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अगला है अनुरिक्त एवं निस्सिम शब्द का विलोम लिखिए। अनुरिक्त का विलोम होता है विरक्त, निस्सिम का होता है आशीव। आगे देखिए, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? तो विस्मय आदिबोधक विस्मय में, पीड़ा में, अधिक हर्ष में, जहाँ खुशी हो जाए, घृणा किसी से हो जाए, वहां पर जो है इत्यादि की जगह इसका बोध विस्मयादिबोधक का जो है चिन्ह का बोध करने के लिए विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी जब कहीं खुशी हो जाए उसको दर्शाने के लिए, ठीक है, अधिक जो है घृणा हो जाए, पीड़ा हो, वहां पर। द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? तो शीघ्रता से पढ़ना, यानी किसी चीज को कम अवधि में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही क्या है? आपका द्रुत पाठ होता है। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। गद्य का अर्थ लिखिए। जिस रचना में छंद शास्त्र के गढ़ एवं मात्राओं के बंधन नहीं होते, वे गद्य होते हैं। विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है? आइए इसको जानते हैं। विद्यार्थी गतिविधि का मूल्यांकन बाल सभा, विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, वार्षिकोत्सव एवं अन्य समारोहों की भागीदारी व उपलब्धता द्वारा किया जा सकता है। अगला है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक द्वारा जो जुड़े रहते हैं परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। मिश्रित वाक्य का अर्थ क्या है? मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक अथवा अधिक उपवाक्य हो तो मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे डॉक्टर ने कहा कि प्रतिदिन योगासन करना चाहिए। अगला है बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है? तो हिंदी गद्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहानी में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है, ठीक है, जिस वजह से बच्चों में रुचि उत्पन्न होती है। कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए? तो कहानीकार में कौतूहल एवं जिज्ञासा बनाए रखना
कहानीकार का प्रमुख कौशल है। लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है? तो लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक एवं शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। वाचन कितने प्रकार का होता है? वाचन दो प्रकार का होता है, सस्वर वाचन, मौन वाचन। ध्वनि कितने प्रकार की होती है? तो ध्वनि यहाँ दो प्रकार की होती है, सार्थक ध्वनि या निरर्थक ध्वनि। आगे चलते हैं साथी। शब्द किसे कहते हैं? अपने भावों को दूसरों तक प्रसारित करने हेतु ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। इन ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं। गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या अभिप्राय है? तो शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोग ही मानी जाती है जिसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों क्रियाशील रहते हैं। अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। अभिव्यक्ति का अर्थ देखिए, व्यक्ति द्वारा अपने विचारों और भावों को दूसरों के समक्ष प्रकट करना ही अभिव्यक्ति कहलाती है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाव एवं वाणी रूप प्रदान करता है, वह अभिव्यक्ति होती है। ठीक है। प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया? आइए देखते हैं। प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के अनुसार मानव ने अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे उसकी क्या मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। यानी जो व्यक्ति अपने मन के भावों को, विचारों को दूसरों के सामने बोलकर, कहकर क्या है प्रस्तुत करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। चलिए 7वां पर आपका 68 नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए। तो विचार विमर्श करना, वार्तालाप करना, वाद विवाद करना, चर्चा परिचर्चा करना, कविता पाठ करना, भाषण देना, ठीक है, व्याख्यान करना, कहानी कथन इत्यादि, ये क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है। लिखित अभिव्यक्ति क्या होता है? यहाँ पर लिख करके चीजों को बताया जाए। लिखित अभिव्यक्ति भाषा का अस्थायी रूप है क्योंकि इसके माध्यम से हम अमूल्य विचारों को अधिक समय तक सुरक्षित रखते हैं। मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति स्थायी एवं अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सके, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण है। लिखित अभिव्यक्ति क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला, सस्वर वाचन किस प्रकार किया जाता है? सस्वर वाचन दो प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम एक ही व्यक्ति किसी लिखित भाग का वाचन करे, जैसे कथा का वाचन, बालकों द्वारा एक एक करके किसी लिखित गद्यांश का वाचन अथवा पद्यांश का पाठ। दूसरे प्रकार का सस्वर वाचन वह है जिसमें बहुत से बालक या व्यक्ति किसी भी लिखित भाग को एक साथ पढ़ने अथवा बोले। यानी कहने का मतलब क्या, जब बच्चा किताब को लेकर पढ़ रहा है तो वो भी क्या कर रहा है? सस्वर वाचन कर रहा है, लेकिन अकेला कर रहा है, एक व्यक्ति। लेकिन वो एक से अधिक भी, सामूहिक भी हो सकता है। यानी जैसे मान ली प्रेयर वगैरह होता है तो एक ही प्रेयर को, एक ही प्रार्थना को क्या करते हैं एक स्कूल में बच्चे, चाहे टीचर, चाहे जो भी, सब मिल करके उसी शब्द को एक साथ में, एक स्वर में कई लोग बोलते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? तो ये बहुत से लोगों में भी हो सकता है, नहीं कब अकेले भी हो सकता है और लोगों के साथ में भी हो सकता है। चलिए साथी, अगला 71 नंबर प्रश्न आपके सामने। कहानी का महत्व बताइए। कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, बालक की कल्पना शक्ति का विकास होता है, बालक का सर्वांगीण विकास होता है, कहानी का मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। अगला है,
सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम का प्रकार लिखिए। सर्वनाम कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी को इत्यादि। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, कर क्रिया के भेद लिखिए। तो कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, कर्म के आधार पर, ठीक है, असकर्म मतलब कर आ क्या कि कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, सकर्मक क्रिया के आधार पर, अकर्मक क्रिया के आधार पर, ठीक है, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया के भेद। क्रिया के बहुत सारे भेद होते हैं। आइए रचना के आधार पर क्रिया के भेद क्या होते हैं? रचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद: प्रेरणार्थक प्रदत्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया और क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, शब्द शब्द की व्याख्या कीजिए। तो व्यक्ति के विचार के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूह अथवा संकेतों को शब्द कहा जाता है। पदक्रम, पदक्रम का क्या अर्थ है? शब्दों को उचित क्रम में लगाकर वाक्य बनाने को पदक्रम कहते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ध्वन्यात्मक और दूसरा होता है वर्णात्मक। अगला प्रश्न है साथी आपके सामने, कह रहा है कि विशेषण की परिभाषा तथा भेद लिखिए। तो विशेषण देखिए, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। ठीक है, विशेषण 4 प्रकार का होता है: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। अगला है वाचन किसे कितने प्रकार का होता है? सॉरी, वचन कितने प्रकार का? तो वचन शब्द का वह रूप जिसमें एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वहीं संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो ध्वनि के संकेत चिन्हों के रूप में लिखकर प्रकट किया जाता है, यही ध्वनि चिन्ह व्याकरण में वर्ण कहलाते हैं। यह वह छोटे से छोटे ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें।